नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर 2022 का 2022 का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं हिंदी का। और इसमें हम यहाँ पर शुरुआत के यानी कि जो हमने 2023 का सैंपल पेपर सॉल्व एक हमने किया और उसके बाद हम दूसरा ये सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और शुरुआत से हमने जो अनसीन पैसेज है और जो लेटर है और यहाँ पर निबंध और व्याकरण से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। और लिटरेचर में हमारा जो काव्य खंड है वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम गद्य खंड से जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो घर पर आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। जो भी आप लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो, जो भी चैप्टर ऐसा लगता है कि टफ है, उसे जरूर यहाँ पर डिस्कस करें। और साथ ही आपका सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं, तो उनको आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का सेशन। नेक्स्ट जो हमारा अगला यहाँ पर प्रश्न है, देखिए वो हमारा है एक पठित गद्यांश। यानी कि जिस तरह से हमने अपने हिंदी जो काव्य खंड था उसमें हमने पठित 2 कविताएं पढ़ी, दोनों में से एक कविता को आपने करना है और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और उसके बाद आपने फिर से कुछ जो कविताएं हैं उनको आपने पढ़ना है और उसके बाद उनसे जुड़े हुए भी जो प्रश्नों के उत्तर है वो आपने देने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला जो आपका गद्य खंड से जुड़ा हुआ पठित गद्यांश था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपको बताया कि ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपका एक तरह से गद्यांश है। तो इस पाठ को जरूर एक बार घर पर रिवाइज कर लें, जरूर एक बार घर पर पढ़ लें। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था आपको फादर बुल्के के बारे में, और फादर बुल्के की चिंता क्या थी, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा से फादर बुल्के पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो ये 2 प्रश्न केवल यहाँ पर आए हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए नहीं है। आपको दोनों ही प्रश्न करने हैं, तभी आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप कुछ नहीं करना है, केवल चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक समझना है। अब इसी में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, वो है आपका सेकंड ऑप्शन, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। और देखिए मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी आप किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम, अगर कविता को पढ़ रहे हैं तो कविता का नाम और उसके कवि का नाम जरूर कंठस्थ याद कर लें। तो देखिए अगला जो गद्यांश है वो ऑप्शन में है, लेकिन हम क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दोनों ही जो प्रश्न है उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आपका यहाँ पर पठित गद्यांश दिया गया है, आप देखेंगे अभी हम कुछ और सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो लास्ट 5 इयर्स के जो आप सैंपल पेपर देखेंगे या उससे पहले के भी जो सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये जो आपका गद्यांश है ये आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। यानी कि ये भी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जो चैप्टर है इसका नाम है बाल गोविंद भगत। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस गद्यांश को पढ़ना। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ का महीना है, एक होता है आपका जेठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना, तो जिसमें क्या होती है बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और उसके बाद आता है आषाढ़ का महीना, यानी कि जो हमारा जुलाई का महीना होता है, 15 जून से लेके 15 जुलाई का महीना होता है। और उसमें क्या होता है, जो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का जो महीना होता है, आषाढ़ का महीना, उसको 15 जुलाई तक का जो महीना होता है, तो 15 जुलाई तक जो बारिश है वो शुरू हो जाती है। और बारिश शुरू हो जाती है, इससे पहले जो धान की सूखी बुआई करते हैं, यानी कि खेतों में जो धान की सूखी बुआई करते हैं वो वाली धान की बुआई हो चुकी होती है। और उसके बाद बारिश जब आती है तो खेतों में लबालब पानी भर जाता है और आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर रहा है। कहीं हल चल रहे हैं,
कहीं रोपनी हो रही है, यानी कि कहीं पर सूखे धान की बुआई हो रही है तो कहीं पर धान की रोपनी हो रही है। आप सभी को पता है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी धान की रुपाई की जाती है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, पूरे खेतों को पानी से लबालब भर दिया जाता है, फिर उनको एक तरह से मिट्टी को पैरों से एक तरह से सॉफ्ट बनाया जाता है, मुलायम बनाया जाता है और उसके बाद उसमें धान की पौधे रोप दी जाती है। तो औरतें कलेवा लेकर मेड़ों पर बैठी हैं, ये सारे काम सभी मिलजुल कर करते हैं। गांव के जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सभी इस काम को मिलजुल कर करते हैं। एक तरह से उन दिनों में खेतों में मेला जैसा लगा रहता है। और जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि दिन भर खेतों में काम करना होता है, तो महिलाएं घर से कलेवा बनाकर लेकर जाती है, यानी कि खाने पीने का कुछ सामान लेकर जाती है और उन्हें लेकर मेड़ों पर बैठी रहती है। खेत के जो मेड़ होते हैं उन पर बैठी रहती हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि आषाढ़ और उसके बाद सावन का महीना लगेगा तो बिल्कुल अब वर्षा ऋतु जो है स्टार्ट हो गई है और आसमान में धूप का कहीं नाम नहीं है, बादलों से ढका हुआ है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे समय आपके कानों में एक तरंग की झनकार सी उठती है और देखिए बिल्कुल एक मेले सा माहौल हुआ है, मौसम भी बहुत सुहावना है और इसी बीच आपके कानों में एक तरंग की झनकार जाती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा और उस टाइम पे आपको ये क्या है, ये कौन कर रहा है, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े हुए, क्योंकि कीचड़ में काम कर रहे हैं, पानी में काम कर रहे हैं, खेत में धान की रुपाई चल रही है तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, तो शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। और बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है और अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने खेत को प्लेन किया है, उसकी खुदाई की है, उसमें पानी भरा है, मिट्टी को एकसार किया है, तो काफी ज्यादा कीचड़ उन पर लग गया है और अब वो अपने खेत में धान की रुपाई कर रहे हैं। उनकी उंगलियों की एक एक धान की पौंद को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, यानी कि जो क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, वो बिल्कुल इस तरह से काम करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर इस पंक्तिबद्ध होकर खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। उनका कंठ, यानी कि जिस तरह से हाथ से वो रोपनी कर रहे हैं, जिस तरह से हाथ से वो धान की रुपाई कर रहे हैं, बिल्कुल उनके कंठ से भी उसी तरह के सुंदर गीत, सुंदर स्वर जो है निकल रहे हैं और वो स्वर आसमान की तरफ जा रहे हैं और कुछ इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। तो इतने सुंदर स्वर निकाल रहे हैं, रोपनी करते जा रहे हैं, इतना सुंदर गीत गा रहे हैं। कुछ स्वर तो आसमान की तरफ चले जा रहे हैं और कुछ स्वर जो है आसपास जो खेतों में रोपनी कर रहे हैं लोग, उनके कानों की तरफ जा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। जो बच्चे हैं अब उनकी आवाज को सुनकर, जो पानी में कीचड़ में खेल रहे हैं, वो झूम उठते हैं। मेड़ों पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं और जो मेड़ों पर औरतें खड़ी हैं कलेवा लेकर, उनके होठ कांप उठते हैं, यानी कि वो भी गीत गाने पर, उनके साथ गाने पर मजबूर हो जाती है। वे गुनगुनाने लगती है, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं और जो हलवाहे हैं, जो हल चला रहे हैं, जो खेतों की सनाई कर रहे हैं, वो हलवाहे के पैर और अब उनकी गीतों की तानों पर उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो संगीत है, ये सारा माहौल जो है संगीतमय हो गया है, सबको इस संगीत में ढलकर काम कर रहा है। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं और जो रोपनी करने वाली औरतें हैं, रोपनी करने वाले जो पुरुष हैं, और उनकी जो उंगलियां हैं वो भी टपाटप बिल्कुल इस तरह से चल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रोपनी पौधे की कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये माहौल यहाँ पर बन गया है, संगीतमय माहौल बन गया है। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है यहाँ पर बाल गोविंद भगत के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया
इस बार जो स्टेंजा है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप जब लास्ट 5 इयर्स के जो सैंपल पेपर देखेंगे उसमें आपको इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई स्टेंजा जो है यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो इस चैप्टर को भी घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो जरूर डिस्कस करें। चलिए, पहला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है, आषाढ़ की रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। जो आषाढ़ की रिमझिम बारिश है उसका जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए पूरा माहौल तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह का होता है। तो आप यहाँ पर शुरुआत करेंगे कि आषाढ़ का महीना जो है यहाँ से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जेठ के महीने तक ग्रीष्म ऋतु होती है। अब आषाढ़ का महीना जो है वो अपने साथ बारिश की बौछारें लेकर आता है। जो धरती शुष्क पड़ी हुई है, बिल्कुल सूखी हुई है, अब वो है जो उसमें से एक भीनी गंध, जब उसमें मिट्टी की बौछारें, मिट्टी पर जब बारिश की बौछारें पड़ती हैं तो उनमें से एक भीनी गंध आती है। जो धूल उड़ रही थी चारों तरफ वो बैठ जाती है, और जो भी बीज धरती पर पड़े हुए थे शुष्क अवस्था में वो अब अंकुरित होने लगते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है। लोगों के मन जो है गर्मी से बहुत ज्यादा जो सूख गए थे, बहुत ज्यादा गर्मी, जो ग्रीष्म ऋतु होती है आपने देखा होगा उसमें बहुत ज्यादा आलस्य भरा होता है, दिन में भी नींद आती है, लोग दिन में भी कई कई घंटे सो जाते हैं और बाहर धूप में निकलने का मन नहीं करता, कुछ बाहर जाकर कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो अब जो है जैसे ही बरसात आती है लोगों के मन भी खिल उठते हैं, लोगों के मन में भी एक अलग सी तरंग जाग जाती है। और क्योंकि खास तौर पर इस टाइम पे धान की रुपाई हो रही होती है, तो किसानों के लिए ये जो समय होता है, वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होती है, आषाढ़ का जो महीना होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो धान की रुपाई करते हैं और वर्षा उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इस तरह से आप बहुत सुंदर सा इसका एक उत्तर लिख सकते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका ये प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका 2 नंबर का है, यानी कि आपको एक तरह से 2 नंबर का आंसर 1 लिखना है, 2 नंबर का आंसर 1 लिखना है, तब आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलते हैं। दूसरा है, बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। तो जरूरी नहीं कि जितना मैंने आपको यहाँ पर बोला है आप उतना ही उनकी संगीत की विशेषताएं लिखेंगे। उनके संगीत की विशेषताएं जो है आपने पाठ को पढ़ते वक्त भी लिखी होंगी, सुनी होंगी कि किस तरह से वो उनका संगीत जो था वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। यानी कि जब वो अपने गांव में बैठकर चबूतरे पर बैठकर, गांव के चबूतरे पर बैठकर खंजड़ी बजाते थे और गीत गाते थे, तो उस समय पर वहां पर सभी जो गांव के बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते थे और उनके साथ झूमने लगते थे, उनके साथ नाचने लगते थे। और यहाँ पर भी जब खेत में उन्होंने अपना गाना शुरू किया, अपना गीत शुरू किया, तो वहां पर जो बच्चों के मन है वो और ज्यादा खिल गए। जो मेड़ों पर महिलाएं बैठी हैं वो भी उनके साथ गुनगुनाने लगती हैं। जो हलवाहे हैं उनके मन भी और ज्यादा एक तरह से खुश हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं, और वो भी बिल्कुल उसी की तान में हल चलाने लगते हैं। और जो रोपनी करने वाले महिला एवं पुरुष होते हैं उनके हाथ भी बहुत ही सुंदर तरीके से, यानी कि बिल्कुल लयबद्ध तरीके से चलने लगते हैं, तेजी से चलने लगते हैं। तो एक तरह से माहौल जो है बहुत ज्यादा खुशनुमा हो जाता है, उत्साहपूर्ण हो जाता है, यानी कि लोगों के अंदर उत्साह, नई चेतना का संचार होता है। यानी कि जो थोड़ा सा भी सुस्त पड़े हैं वो भी बिल्कुल तेज हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर उनका संगीत है जो लोगों के मन में उत्साह भरता है, लोगों के मन में एक आस भरता है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा आंसर आप इसका लिख सकते हैं। ये है यहाँ पर दूसरा प्रश्न। तो केवल यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, काफी बड़ा यहाँ पर ये पैराग्राफ है, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हर एग्जाम में आपका आया है, ये चैप्टर जो है हर एग्जाम में आया है। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप घर पर एक बार जरूर रिवाइज कर लें। आपको लगता है कोई डाउट है तो यहाँ पर
आकर कंफर्म करें, आपको चैप्टर रिवाइज करवाया जाएगा और पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अगर नहीं किए हैं तो वो भी आपको करवा दिए जाएंगे, तो कोई भी डाउट आप ना रखें। अगला प्रश्न है, ये भी हमारा प्रश्न नंबर 11 आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हैं और केवल 2 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। सेम ये भी बिल्कुल इसी तरह का है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी तीनों में से प्रश्न करते हैं तो आपका एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरह से ये भी आपका जो प्रश्न है ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ये है नेताजी का चश्मा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये जो आपका प्रश्न है इस पार्ट से आपको हमेशा 1 या 2 प्रश्न जरूर मिल जाते हैं। नेताजी का चश्मा, ध्यान दीजिएगा, नेताजी का चश्मा जो आपका चैप्टर है इस पार्ट से आपके 2 प्रश्न जो है हमेशा आए हैं। लास्ट 5 इयर्स से भी पहले के भी अगर आप सैंपल पेपर देखेंगे तो 2 प्रश्न तो आपके जरूर आते हैं और इसका भी यहाँ पर पठित गद्यांश आ सकता है, तो इस चैप्टर को भी ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कहते थे क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला था उसको नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के पसंद नहीं थी, यानी कि एक तरह से वो क्या था, देशभक्त था। वो एक बहुत ही सामान्य सा चश्मे वाला था, उसके पास चश्मों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं थी कि वो एक परमानेंट चश्मा जो है नेताजी की आंखों पर चढ़ा दे। तो वो क्या करता था, नेताजी की मूर्ति के नीचे अपने चश्मे की छोटी सी दुकान लगाता था। एक तरह से एक उसके पास जो अटैची टाइप का था, बैग टाइप का था, उसमें वो चश्मे लेकर आता था और वहां पर एक लकड़ी के फट्टे पर उन चश्मों को अटका कर वो चश्मे बेचता था। तो ग्राहक जब भी आते थे और वो देखते थे कि नेताजी की आंखों पर जो चश्मा लगा हुआ है वो उनको अगर पसंद आ जाता था तो वो क्या करते थे, वो चश्मा ले लेते थे और फिर जो चश्मे वाला था वो नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। तो यहाँ पर चश्मे वाले की देशभक्ति जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो नेताजी के यानी कि अपने महापुरुषों का, देश के महापुरुषों का सम्मान करता है और उनकी इस तरह से जो एक तरह से बिना चश्मे के जब उनकी मूर्ति, अधूरी मूर्ति उनकी जो बनाई गई है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से क्योंकि अब उसका देश के प्रति प्रेम यहाँ पर झलकता है, देश के प्रति लगाव यहाँ पर झलकता है, तो इसीलिए लोगों ने उसका नाम कैप्टन रखा हुआ है। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। और भी अगर बहुत सारी अच्छी बातें आप इसमें लिखना चाहें, बहुत लेंदी नहीं करना है, लेकिन जरूरी पॉइंट्स अगर यहाँ पर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, यानी कि आपका अक्सर जो है आता है एग्जाम में। फादर बुल के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर ये कहा गया है? देखिए, फादर बुल के जो है वो मूल रूप से भारत के निवासी नहीं है, क्योंकि भारत जो है केवल और केवल उनकी कर्म भूमि है, उनकी जन्म भूमि नहीं है। अपने देश से पढ़ाई करने के बाद, पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो भारत आए थे और भारत आकर फिर उन्होंने जब वहां पर उन्होंने संन्यास ले लिया था तो उसके बाद वो भारत आए थे। और एक तरह से उनके व्यक्तित्व के बारे में आप जानते हैं कि वो एक तरह से सन्यासी होते हुए भी एक सन्यासी का जैसा उनका व्यवहार नहीं था, वो सभी लोगों से बहुत अच्छे से मिलते थे, बहुत अच्छे से लोगों के साथ जो रिश्ते बनाते थे उनको निभाते थे। और दूसरा, भारत के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, गहरी श्रद्धा थी। वो भारत में हिंदी को हमेशा राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और भारत में हिंदी बोलने वालों द्वारा ही हिंदी के इस अपमान को कि
हिंदी की उपेक्षा को वो सहन नहीं कर पाते थे और इसके लिए उन्होंने कई जगह पर कई भाषण भी दिए थे और कई यानी कि अक्सर उनकी जहां पर वो बात करते थे उनका ज्यादातर जो मुद्दा रहता था वो यही रहता था कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा एक तरह से बनाना चाहिए। बहुत सारे एक तरह से उन्होंने इस चीज के लिए बहुत सारे काम भी किए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को उन्होंने इस तरह से एक तरह से एक्सेप्ट किया और उस पर वो कायम रहे, तो इसी कारण भारतीय संस्कृति में फादर बुल्के जो है अभिन्न अंग है और ये इसी आधार पर कहा जा सकता। और भी बाकी सारी बहुत सारी जो जरूरी बातें हैं जैसे आपके चैप्टर में लिखी हुई उनके विषय में आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये ऐसे प्रश्न है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, कुछ भी एक लाइन का आपका प्रश्न नहीं है कि एक लाइन में आपने उत्तर देना है या एक शब्द में आपने उत्तर देना है, कोई भी ऐसा प्रश्न यहाँ पर नहीं है। प्रश्न ऐसा है कि अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से एक अच्छा सा उत्तर इन प्रश्नों का दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप ये जो प्रश्न है ये इस बात को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अगला तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। देखिए मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ये आपके प्रश्न ऐसे हैं कि आपको पर्टिकुलर एक वर्ड में या एक लाइन में आंसर नहीं देनी है। आपको देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। अब आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि किन मान्यताओं को, कैसी मान्यताओं को वो नहीं मानते थे। देखिए यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत थे उनका एक ही पुत्र था और वो पुत्र उनका बीमार था। तो एक बार जो है उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, काफी कम उम्र की उनकी जो पुत्र वधू थी। तो उनके पुत्र की मृत्यु के बाद, जब पुत्र की मृत्यु हुई तो पुत्र की मृत्यु के बाद जो है वो बाहर उनकी जो बॉडी है उसको बाहर रखा, वहां पर उन्होंने दिया जलाया और वहीं उसके पास बैठकर वो संगीत करने लगे, गीत गुनगुनाने लगे, भगवत भजन करने लगे और उनकी बहू जो है वो रो रही थी अंदर बैठकर। तो उस टाइम पे काफी देर तक उन्होंने भजन किया, सभी लोग जो है उनके पुत्र को आकर देख रहे थे और उनकी बहू से मिल रहे थे और वो अपना साइड में बैठकर भगवत भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, संगीत जो है अपना वो गुनगुना रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी बहू से कहा कि ये रोने धोने का समय नहीं है, ये तो खुशियां मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल गई है। ये बहुत ही एक तरह से अच्छा समय है, क्योंकि संसार में जो भी इंसान आता है वो अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है, यानी कि जो भी उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए आता है। जितने ज्यादा उसने अच्छे बुरे कर्म किए होंगे उतनी लंबी वो लाइफ जिएगा और जीवन भर वो किसी न किसी तरह से परेशान रहेगा, दुखी रहेगा या खुश रहेगा या जो भी उसके जीवन में है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत कम उम्र में जो है लोग भगवान के पास चले जाएं, यानी कि उन्होंने शायद पिछले जन्म में कोई भी बुरे कर्म नहीं करे होंगे या बहुत कम बुरे कर्म किए होंगे जो उन्होंने सिर्फ अभी तक अपनी उम्र में उनको झेला और अब वो आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पुत्र वधू को समझाया और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार एक तरह से किया और अग्नि देने के लिए भी अपनी पुत्र वधू से ही कहा, जो कि समाज में ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है। और दूसरा, जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो फिर उन्होंने अपनी पुत्र वधू को साफ शब्दों में कह दिया कि अब वो अपने मायके चली जाए और अपना दूसरा विवाह कर ले। देखिए उस टाइम पे दूसरा विवाह करना भी बहुत ही गलत माना जाता था। एक तरह से जो पत्नियां होती थी वो अपने पति के साथ ही या तो सती हो जाती थी या फिर उसकी एक तरह से वो वहां पर बिल्कुल अलग रहती थी। और लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक अलग ही मान्यता, यहाँ पर उन्होंने समाज की जो मान्यताएं थी उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ।
क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत वृद्ध हूँ और मैं कितने दिन तक ज्यादातर जीऊंगा, और अगर मेरी भी मृत्यु हो जाती है तो फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम किसके साथ अपना ये पूरा जीवन काटोगी। तो इस तरह से तुम्हें अपने मायके चली जाना चाहिए और वहां पर अपनी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सामाजिक जो मान्यताएं थी उनको बाल गोविंद भगत ने नहीं माना, यानी कि वो उसको एक तरह से कुप्रथाएं कहते थे। वो कहते थे कि इंसान को जो है अपनी आवश्यकता के हिसाब से, देखिए यानी कि एक नियम ठीक है जो संसार ने नियम बनाए हैं, लेकिन उन नियमों में कुछ गलत भी है जो हमेशा पुराने जमाने से फॉलो करते हुए लोग आ रहे हैं, कुछ रूढ़ियां भी हैं जो लोग एक तरह से चलाते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने, बाल गोविंद भगत ने उन सब चीजों को आगे नहीं बढ़ाया, उन समाज की जो मान्यताएं हैं उनको नहीं माना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर जो बाल गोविंद भगत है उन्होंने सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया है। जिस तरह से उन्हें गंगा स्नान के बारे में यहाँ पर बताया है कि उनको गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी, यानी कि जैसे लोग जाते हैं ना कि हमें गंगा स्नान करना है, अगर हम गंगा स्नान करेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, या गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो उनकी इस तरह के गंगा स्नान पर कोई भी आस्था नहीं थी, उनकी आस्था थी वहां पर होने वाले संत समागम पर। क्योंकि आपने देखा होगा रहीमदास जी का दोहा भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है, अगर आपका मन निर्मल है, स्वच्छ है, तो आप बिल्कुल पवित्र हो, आपको गंगा में स्नान की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है, अगर आपके मन में द्वेष है, अगर आपके मन में लोगों के प्रति बुराई है, अगर आपके मन में गलत भावनाएं हैं, तो आप कितनी बार भी गंगा स्नान कर लें, आपका कोई पाप गंगा में नहीं धुलेगा। तो इस तरह से अगर आपका मन स्वच्छ है तो फिर आप कहीं भी आप बिल्कुल पवित्र हैं, स्वच्छ हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सामाजिक मान्यताएं थी जिनको बाल गोविंद भगत जो है नहीं मानते थे। यहाँ पर हमने तीनों प्रश्न जो है अपने सॉल्व कर लिए हैं। तीनों प्रश्नों को मैंने यहाँ पर आपके लिए पढ़ा। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक चैप्टर को रीड कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो जरूर क्लियर कीजिए। फादर बुल्के ऊपर भी हमने पढ़ा है, फादर बुल्के वाला जो चैप्टर है इसको भी रिवाइज कीजिए, साथ ही जो बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर है उसे भी रिवाइज कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न 11 कंप्लीट होता है। प्रश्न 12 शुरू करते हैं। प्रश्न 12 में भी 2 प्रश्न हैं और यहाँ पर भी आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं ये आपका 3 नंबर का है और ये आपका 2 नंबर का है, यानी कि 5 नंबर के यहाँ पर ये 2 प्रश्न है और दोनों में से एक भी नहीं छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है और प्रश्न वही है। अगर चैप्टर याद है तो प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों? नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए कुछ भी नया नहीं है, यानी कि पाठ को अगर अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। कैप्टन जो है, हवलदार साहब जो है, हमेशा चौराहे पर रुकते थे और नेताजी के चश्मे को निहारते थे। तो ये एक बात हुई कि हवलदार साहब एक बार जो अपनी कंपनी के काम से उधर ही कस्बे की तरफ को जा रहे थे, तो उन्होंने चौराहे पर देखा कि जो नेताजी की मूर्ति है उस पर असली का चश्मा रखा हुआ है। उनकी नजर पहली बार उस पर पड़ी और वो देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अभी अगले 15 दिन बाद फिर हवलदार साहब वहां से गुजरते हैं और वो देखते हैं नेताजी की तरफ, तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर फिर से असली का चश्मा रखा है, लेकिन पिछली बार से अलग है। फिर तीसरी बार उनको एक तरह से खुद से उनकी नजर उस तरफ चली गई, खुद से उनका एक उन्होंने खुद से देख लिया कि होता है कि ना कई बार हम कहीं से जा रहे होते हैं तो वहां पर कुछ अलग हमें दिखता है, तो फिर हमारी नजर वहां चली जाती है। तो फिर से उनकी नजर वहां पर पड़ी और उन्होंने देखा कि इस बार मूर्ति भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन चश्मा फिर से अलग था, यानी कि ये तीसरी बार का चश्मा था। अब चौथी बार जब आए फिर 15 दिन बाद, तो उन्होंने देखा कि अब उन्होंने जानबूझकर देखा, उन्होंने देखा कि चश्मा जो है वो फिर से अलग है, यानी कि इस तरह से अब उनके मन में बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट हो गई, उतावलापन हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है।
पहले तो नेताजी की मूर्ति पर असली का चश्मा, ये एक आश्चर्य की बात है। और दूसरा कि नेताजी की मूर्ति पर पिछले 4 बार से वो देख रहे हैं 4 अलग अलग तरह के चश्मे चढ़े हुए हैं। तो वहीं पर एक पान वाला था, उस पान वाले से जब उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या राज है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ नेताजी के चश्मे पर मुझे एक अलग चश्मा दिखाई देता है। तो पान वाला जो है पहले तो मुस्कुराया और उसके बाद अपनी एक तरह से मुंह में पान ठूसा हुआ था और जो है उसकी तोंद जो है काफी बड़ी थी और अपनी तोंद को हिलाते हुए हंसा और बोला कि ये सब कैप्टन चश्मे वाले के काम है, कैप्टन चश्मे वाले के काम है। तो इस तरह से नेताजी एक तरह से जो हवलदार साहब थे, अब उनका एक्साइटमेंट यानी कि उनका एक तरह से उत्सुकता, उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई कि ये कैप्टन चश्मे वाला कौन है, क्योंकि वो अगली बार फिर 2-3 बार जब आए तो वहां पर जब वो बार बार रुकते थे तो वो नेताजी की तरफ निहारते थे ये देखने के लिए कि चश्मा वही है या फिर से चेंज हुआ है। तो हर बार उनको नया नया चश्मा वहां पर दिखता था। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर 3 नंबर का आंसर है। तो और भी काफी सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले के बारे में और यहाँ पर हवलदार साहब के बारे में। तो हवलदार साहब सबसे पहले तो वहां पर पान खाने के लिए रुकते थे, ये आप जरूर यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, ये आप यहाँ पर भूलिएगा नहीं कि हवलदार साहब जो थे वो उस चौराहे पर पान खाने के लिए पान की दुकान पर रुकते थे और अनायास ही उनकी नजर एक बार उस नेताजी की मूर्ति पर पड़ी जिस पर नेताजी की मूर्ति पर असली का चश्मा लगा हुआ था और फिर उस चश्मे को देखने के लिए ही बार बार वो उस मूर्ति की तरफ नजर डालते थे। पहला प्रश्न, प्रश्न 12 का क कंप्लीट होता है। बहुत ही सुंदर आंसर है। अगला भी, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी उनकी एक तरह से वो दिनचर्या अचरज का कारण क्यों थी, लोगों को आश्चर्य में क्यों डालती थी? देखिए जो बाल गोविंद भगत थे वो जैसे आपने फादर कामिल बुल्के का चैप्टर पढ़ा है कि फादर कामिल बुल्के जो है एक तरह से सन्यासी थे लेकिन वो मन से सन्यासी नहीं थे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सारी चीजें बाल गोविंद भगत पर भी लागू होती हैं कि जो बाल गोविंद भगत थे वो एक तरह से ना तो अपने आप को वो प्रॉपर साधु कहते थे और ना ही अपने आप को प्रॉपर गृहस्थ कहते थे। वो कहते थे कि हमें पूरी तरह से साधु बनना, ये भी एक तरह से, क्योंकि जो साधु होता है उसके अंदर कोई भी एक तरह से लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता, वो हर तरह से विरक्त होता है, हर तरह से वो अपने आप को हर सब कुछ वो त्याग देता है। तो यहाँ पर क्योंकि उनका एक घर भी था, उनकी पत्नी भी थी और उनका एक बेटा था, उनकी पुत्र वधू थी, तो इस तरह से वो एक अपने आप को गृहस्थ भी कहते थे और साधु वो इस तरह से माने जाते थे क्योंकि वो सुबह सुबह उठते थे, स्नान करते थे ठंडे पानी से और उसके बाद वो अपने उस टीले पर बैठ जाते थे और वहां पर वो हरि भजन किया करते थे, कीर्तन किया करते थे और उसके बाद घर पर जाकर घर के कामों में भी हाथ बटाया करते थे और दिन के समय में दोपहर में जब खाली होते थे तब भी वो गांव के चबूतरे पर बैठकर लोगों को संगीत सुनाया करते थे और सभी लोग उनके संगीत में बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और उसके बाद उन्होंने जो गृहस्थी है उसको भी काफी अच्छे से चला रखा था। वो खेती बाड़ी में मदद करते थे, अपने घर के कामों में मदद करते थे। तो इस तरह से उनका जो एक दिनचर्या थी वो काफी अचरज से भरी हुई थी, आश्चर्य से भरी हुई थी। तो इस तरह से हमने प्रश्न 12 का खंड ख भी यहाँ पर कर लिया है और आप देख सकते हैं ज्यादातर प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एक ही चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और ये हमारी जो एक बुक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्न 13 आप देख रहे हैं, ये पूरा जो प्रश्न, सारे जो प्रश्न है वो हमारी दूसरी बुक, सेकेंड बुक जो हमारी कृतिका है उससे लिए गए हैं। तो इसमें भी आपको केवल और केवल सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। तो इस तरह से आज का जो सेशन है वो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। हमने लगभग यहाँ पर काफी सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कृतिका से जुड़े हुए इन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और साथ ही एक और नया सैंपल पेपर के साथ बढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।